सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन नियमित रूप से कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है एवं प्रत्येक सोमवार को, जैसा कि हम लोगों के सुबह की कक्षा का एक नियम बना है, जो हमने पूर्व में ही महीनों पूर्व हमने लिखा था कि कक्षा जब एक महीने संचालित हो जाएगी तो प्रत्येक सोमवार को हम लोग शंका समाधान पर आधारित या आपसी परिचर्चा पर आधारित पूर्व में पढ़े गए विषय वस्तुओं के आधार पर हम लोग कक्षा आयोजित करेंगे। एवं मंगलवार, बुधवार एवं गुरुवार को हम लोग नियमित रूप से फल दीपिका पुस्तक को सप्ताह में 3 दिन पढ़ेंगे एवं शुक्रवार एवं शनिवार को पढ़े गए विषय वस्तुओं पर आधारित कुंडली पर हम लोग उन प्रश्नों को अप्लाई करें, सीखे हुए चीजों को कुंडली पर लगाकर देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। यही रूटीन हम लोगों ने पूर्व में बनाया था। आप लोगों ने देखा भी होगा, हमने आज समूह में वही चीज जो आज से महीनों पूर्व हमने दिया था कि इस प्रकार से, तो हमने समूह में वही लिंक शेयर किया जो आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद में और भी कई विषय वस्तु है, जैसा कि पिछले कक्षा में हम लोगों ने वर्ग कुंडलियों के बारे में कुछ पढ़ा था कि अब फल दीपिका पुस्तक में जो हम लोगों ने पूर्व में ग्रह अध्याय या राशि भेद वाली चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा, उसके बाद में वर्ग विभाग नाम से अध्याय है। तो यह वर्ग क्या है, वर्ग कुंडलियां क्या है, इसका फलादेश में उपयोग कैसे करें। 1 मिनट, हम फल दीपिका पुस्तक शेयर कर रहे हैं आप लोगों को। तो जैसा कि आप लोग पुस्तक देख पा रहे हैं, यहाँ पे 10 वर्गीय कुंडली के बारे में बतलाया गया है। ये सभी क्या हैं, इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, इन वर्ग कुंडलियों से किन किन चीजों का विचार किया जाता है, यह सभी को हम सबों को समझना चाहिए। क्या इस कुंडली में दिए गए हैं, क्या यह इस पुस्तक में दिया गया है? तो सरसरी तौर पर हम अपने ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जो विषय वस्तु थोड़ा गूढ़ हो, जो विषय वस्तु थोड़ा गूढ़ अगर होता है, हालांकि ऐसी बात नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, समझ में आसानी से आ जाएगा, लेकिन हाँ, लग्न कुंडली से थोड़ा यह गूढ़ कुंडली जरूर होती है। तो 1 मिनट, जरा सा किसी का यह मोबाइल। यदि इससे पूर्व की कक्षाओं में यदि आप लोगों को कोई अगर शंका हो तो कृपया अपने प्रश्न रखें पहले से। अगर किसी एक दो सदस्य का है या सभी सदस्यों का है तो शंका का समाधान करते हुए हम लोग आगे बढ़ चलेंगे। किसी सदस्य को कोई मन में शंका है? पूर्व में पढ़े गए विषय वस्तुओं के आधार पर यदि कोई बातें नहीं समझ में आ रही हो तो अपनी बात को रख सकते हैं।
तो होरा कुंडली पढ़ाई गई थी गुरुजी। नहीं नहीं, वह अलग कक्षा है, उसको छोड़िए। वो तो शाम की फलित की कक्षा का विषय वस्तु अलग है। या सुबह में जितने नए सदस्य हैं या पुराने सदस्य हैं, तो चलिए हम लोग आज की कक्षा में इसी वर्ग कुंडली पर आधारित कि वर्ग कुंडली क्या है, इसका फलादेश में उपयोग हम लोग कैसे करें, उस पर आज थोड़ी बहुत हम लोग चर्चा कर लेते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग पुस्तक के आधार पर एक एक शब्दों को पढ़ेंगे एवं समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड आप लोगों को दिखलाई दे रही है? जी गुरुदेव, यहाँ दिखाई पर दे रहे यहाँ पर लिखा गया है कि वर्ग कुंडली क्या है, इसका फलादेश में उपयोग कैसे करें। यदि कोई कक्षा में नया है और हमारे प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक भी दे दिया, वहां से भी शामिल हो सकते हैं। यदि यह कक्षा आप सबको अच्छी लगती है तो आप अपने मित्रों को भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने परसों की कक्षा में सुबह में पढ़ा था कि वर्ग कुंडलियां लग्न कुंडली से ही बनती है। एक लग्न का मान 30 अंशों का होता है। एक लग्न का मान 30 अंशों का होता है। जितनी वर्ग कुंडलियां होती है नाम के आधार पर उसका विभाजन होता है। जैसा कि आप सबों को ज्ञात है कि प्रत्येक दिन 24 होराएं होती है। सभी ग्रह अपने अपने होरा के स्वामी होते हैं। वह उनका एक क्रम है। होरा के क्रम के आधार पर ही दिन का नाम पड़ा है। आज सोमवार है तो आज का सूर्योदय के समय जो पहली होरा थी वह चंद्रमा का हो रहा था। मंगलवार कल होगा, कल सूर्योदय के समय जो पहला होरा होगा सूर्योदय के बाद वह मंगल देव का होगा। इस प्रकार दिन का भी नाम पड़ा है। होरा लगभग 1 घंटे का होता है और एक लग्न अनुमानतः लगभग राउंड फिगर में 2 घंटे का होता है। इसीलिए लग्न के आधे भाग की जो कुंडली बनती है उसे होरा कुंडली कहते हैं। सभी वर्ग कुंडलियों का अलग अलग अधिपति होता है, स्वामी अलग अलग होते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग D3 कुंडली से समझ लेते हैं कि पुस्तक में D3 कुंडली बनाने के लिए कैसे बतलाया गया है। जब हम व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो पुस्तक का नहीं हो सकता, पुस्तक का इस्तेमाल करेंगे तो व्हाइट बोर्ड का नहीं हो सकता। मान लिया जाए कि हम लोग किसी भी लग्न की कुंडली बना लेते हैं, जैसे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2, यहाँ पर चंद्रमा लिख देते हैं, यहाँ पर सूर्य देव लिख देते हैं, यहाँ पर बुध देव लिख देते हैं, यहाँ शुक्र लिख देते हैं, शनि यहाँ लिख देते हैं, गुरु यहाँ लिख देते हैं, राहु यहाँ लिख लेते हैं, केतु यहाँ लिख देते हैं, मंगल देव को कहीं लिख दीजिए, यहाँ मंगल लिख देते हैं। सभी ग्रह हो गए।
3 2 5 6 3 9 सभी ग्रह हो गए। इसके अंशात्मक मान भी अपने मन के हिसाब से कुछ भी लिख लेते हैं। लग्न का मान अगर 17 है, राहु का मान 8 है, मंगल का मान 14 है, देवगुरु बृहस्पति का अंशात्मक मान 24 है, शनि का 27 है, राहु का 8 है तो केतु का भी 8 ही हो जाएगा अंशात्मक मान। शुक्र का 2 डिग्री है, सूर्य का 7 डिग्री है, बुध का 11 डिग्री। अब हम लोग इससे D3 कुंडली बनाते हैं। जरा सा कोई एक कुंडली बनाकर ही हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। D3 यानी कि दृश्यकान कुंडली। तो दृश्यकान कुंडली का नियम है कि 0 से लेकर 10 अंशों तक को पहला दृश्यकान कहा जाता है। 10 अंश से अधिक 20 अंश तक दूसरा दृश्यकान कहा जाता है। 20 अंश से लेकर 30 अंश तक तीसरा दृश्यकान कहा जाता है। 1 2 3 हाँ, तीसरा दृश्यकान कहा जाता है। अब यहाँ पर लग्न का मान कितना है? यह कक्षा 17 अंश है। तो नियम यह है, इसके नियम को समझें। पुस्तक में भी आप लोग देखेंगे तो वही नियम देखने को मिलेगी। हालांकि हम भी जो आप लोगों को बतलाने का प्रयास कर रहे हैं पुस्तक का ही नियम है, मेरी कोई अपनी नियम नहीं है। फलदीपिका पुस्तक में हो या किसी भी पुस्तक में हो, फलदीपिका पुस्तक हो या कोई भी पुस्तक हो, सभी पुस्तकों में एक ही बातें बतलाई गई है। वर्ग कुंडलियों के लिए, वर्ग कुंडलियों के लिए सभी पुस्तक में एक ही बात बतलाई गई है कि यदि कोई ग्रह या लग्न 0 से लेकर अगर 10 अंशों के बीच में है तो यह पहला दृश्यकान है। तो पहला दृश्यकान वही होता है जो राशि होती है। अगर 10 अंशों से अधिक 20 अंशों के बीच में है तो दूसरा दृश्यकान होता है अपनी राशि से वह अपनी राशि से पांचवी राशि में चले जाते हैं, मान उसका वो होता है। तो यहाँ पर अगर लग्न 17 अंशों का है तो लग्न की राशि कौन सी है? लग्न की राशि मिथुन। हाँ, लग्न की राशि मिथुन है तो मिथुन से पांचवी राशि दृश्यकान कुंडली का लग्न हो जाएगा। 3 से हम लोग 5 गिन लेंगे तो 3 से जब 5 गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 तुला। तो हम लोग यहाँ पर तुला लिख लेंगे। अब जब तुला लग्न बना लिए, यहाँ पर लिख लिए, तो उसके बाद में क्रमबद्ध लिखते चले जाएंगे। जरा सा समझ लीजिए, कोई एक वर्ग कुंडली बनाना समझ जाइएगा सही ढंग से, फिर उसके बाद में अन्य वर्ग कुंडलियों के लिए कोई समस्याएं नहीं होंगी। एक वर्ग कुंडली समझ लेना, इसका मतलब सभी वर्ग कुंडली समझ लेना। हाँ, कि क्या है, उसके फलादेश के कायदे अलग अलग है, हम लोग उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। अब इसके बाद में चंद्रमा का अंशात्मक मान हमने यहाँ नहीं लिखा। चंद्रमा का अंशात्मक मान कितना लिख दिया जाए? सीखने के लिए तो कुछ भी लिख लेंगे, कोई यह वास्तविक कुंडली थोड़े। 25 गुरुजी। अच्छा, अब यहाँ पर संतोष जी के द्वारा बताया गया कि चंद्रमा का अंशात्मक मान 25 है। तो चंद्रमा किस दृश्यकान में चला गया? 20 से लेकर 30 के बीच में है, तीसरा दृश्यकान हो गया। तीसरा में हाँ, तो तीसरा दृश्यकान जो होता है वह 9वीं राशि में जाता है। किस राशि में जाता है? 9वीं राशि में, धनु में जाएगा जी। 9वीं राशि में चला जाएगा।
तो चंद्रमा यहाँ पर किस राशि में है? चंद्रमा यहाँ पर मिथुन राशि में है। चंद्रमा यहाँ पर मिथुन राशि में है। तो मिथुन राशि का नौवीं कौन सा होगा? सिंह लोग। मिथुन से नौवां सिंह सिंह मेघ। सात। नौ हाँ, मिथुन मिथुन से से नौवां मेष होगा ना। मेघ राशि कुंभ होगा, कुंभ गुरुजी। कुंभ। कुंभ। कुंभ होगा, हाँ यहाँ पर हाँ 11 है, कुंभ होगा, ठीक है। तो कुंभ राशि में हम लोग चंद्रमा लिख देंगे यहाँ D3 कुंडली में। उसके बाद में देखा जाए बुध 11 अंशों के हैं और कर्क राशि में है। तो बुध दूसरे दृश्यकाल में आ गए। बुध देव 10 से 20 के बीच में दूसरे दृश्यकाल में हुए या नहीं हुए? तो कर्क का दूसरा दृश्यकाल कौन सा हो जाएगा? कर्क से 5वां गिन के देखे आप लोग। 1 2 3 4 5 वृश्चिक होगा जी। देखिए फिर हमने गड़बड़ यहाँ, बोलिए गड़बड़ हो गया है। यह गड़बड़ हुआ यहाँ पर। 7 के बाद में 8 लिखना चाहिए, हमने 9 लिख दिया है, तो गड़बड़ होगा नहीं। भूल चूक हो जाती है। 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6। अब बुध देव वृश्चिक राशि में हो गए। अब इसके बाद में सूर्य यहाँ पर 7 अंशों के हैं सिंह राशि में। तो 7 अंशों का मतलब हुआ कि प्रथम देशकाल में, और यह सिंह राशि में ही है। तो सिंह राशि का प्रथम दृश्यकाल कौन सा होगा? सिंह राशि का ही होगा। तो सूर्य देव जहां पर होंगे, जिस राशि में है उसी राशि में रह जाएंगे। शुक्र देव को देखा जाए 6 नंबर की राशि में है और यह 2 अंशों के हैं। तो शुक्रदेव किस दृश्यकाल में चले जाएंगे? उसी से कन्या में, कन्या में। हाँ, कन्या में ही रहेंगे शुक्रदेव। और इसके बाद में देखा जाए केतु देव 8 नंबर की राशि में हैं और 8 अंशों के हैं। तो यह भी कहाँ रहेंगे? अपने ही दृश्यकाल में रहेंगे, यहीं पे 8 नंबर में ही केतु देव। अब उसके बाद में शनि देव 27 अंशों के हैं। तो यह शनि देव, हाँ, और धनु राशि में है, 27 अंशों के हैं। तो यह तीसरे दृश्यकाल में चले गए। 20 से लेके 30 के बीच में तीसरा दृश्यकाल होता है। तो 9 से राशि से, धनु राशि से शुरू कर 9 तक गिन लेंगे। धनु से 9वां कौन सा होता है? तो धनु से 9वां सिंह होता है। आप लोग गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो शनिदेव सिंह राशि में चले गए। शनिदेव सिंह राशि में चले गए। अब इसके बाद में देवगुरु बृहस्पति को देखा जाए, यह कहां पर है? कुंभ राशि में, और 24 अंशों के हैं। तो देवगुरु बृहस्पति कहां चले जाएंगे दृश्यकाल कुंडली में? तुला में। हाँ, तुला में, तुला में। हाँ, अपनी राशि से 9वें चले जाएंगे तुला राशि में। अब यहाँ पर देखा जाए, अब मंगल देव 14 अंशों के हैं मीन राशि में। तो मीन से 5वां कौन सा राशि बनता है? मीन कर्क, से कर्क होगा, कर्क होगा जी। कर्क होगा। अब इसके बाद में राहु देव 8 अंशों के हैं 2 नंबर की राशि में। तो यह अपने ही दृश्यकाल में रह जाएंगे, यानी कि वृषभ राशि में ही रह जाएंगे। तो वृषभ राशि में राहु देव। सारणी क्या कैसे है
यह फलदीपिका पुस्तक के पृष्ठ संख्या 56 पर दृष्कान कुंडली की सारणी दी गई है। आप लोग उसे भी देख लेंगे, बना लेंगे कॉपी पर, और इस वीडियो को देखेंगे, स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। अब देखा जाए कि दृष्कान कुंडली से ग्रहों का बल, दृष्कान कुंडली से ग्रहों का बल देखा जाता है, एवं नवमांश कुंडली से विचारधारा, बल नहीं स्वभाव का विचार किया जाता है, गुण का विचार किया जाता है। दृष्कान कुंडली से भी राजयोग बनते हैं। अब यहीं पे देखा जाए, दृष्कान कुंडली से यह कौन सी कुंडली हुई, तो D3 कुंडली जो होता है वह कुंडली के तीसरे भाव का विशेष रूप होता है, विशेष प्रतिरूप हो गया। इसी प्रकार से अलग अलग वर्ग कुंडलियां होती है। अब यहीं पे यदि भाई का विचार तीसरे भाव से किया जाता है, तो अब इनके भाई कैसे होंगे? यहां से तो दिख रहा है, यहां से दिख रहा है कि इनके भाई पराक्रमी होंगे, इनके भाई पराक्रमी होंगे एवं उदारों के उदार भी होंगे, क्योंकि सूर्यदेव बड़े उदार ग्रह है, क्रूरता भी भरी हुई है तो उदारवादिता भी भरा हुआ है, सही के लिए सही, उत्साही भी होंगे। परंतु अब यहीं पे देख लिया जाए कि इनका लग्न जो बना, लग्न तुला राशि की बनी शुक्र देव का, और देवगुरु बृहस्पति इसमें बैठ गए, देवगुरु बृहस्पति बैठ गए। अंतर हो गया या अंतर नहीं है? हो गया। हो गया। अब जो आप सूर्य देव को आधार मानकर जो भाई, इनके भाई के स्वभाव के बारे में जो फलादेश करेंगे, क्या सत्य होगा? नहीं, नहीं होगा गुरु जी, 1-2%। बहुत सी बातें नहीं हो पाएगी, लेकिन कुछ ना कुछ समानता लग्न कुंडली से और वर्ग कुंडली से, दोनों में समानता कुछ ना कुछ अवश्य रहेगा, परंतु पूर्ण समानता नहीं रहेगा। यदि हम वर्ग कुंडली का भी उपयोग कर लेते हैं तो समानता काफी हो जाएगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अब यही देवगुरु बृहस्पति लग्न में है, शुभ ग्रह की राशि में है, तो यह इनका भाई ज्ञानी भी होगा, परंतु क्या होगा, राशि तो तुला है और शुक्र देव की मूल त्रिकोण राशि है, संपन्न भी होगा, परंतु स्वभाव विलासी होगा, परंतु स्वभाव विलासी होगा। स्वभाव विलासी होगा। धन रहेगा गुरु तो विलासी अधिकतर बता देता है ना, शुक्र जब देंगे परंतु तो। परंतु शुक्र नीच, लग्नेश शुक्र नीच का है गुरु जी, उसका भी फल बताया जाए। लग्नेश शुक्र नीच का हो गया है इसमें, हाँ, तो अभी हाँ ठीक दृष्टान है कुंडली में जी। हाँ हाँ जी, तो अब यहाँ पर देखा जाए इनके भाई की बुद्धि कैसी होगी, तो यहाँ पर तो सूर्य देव बैठ गए, देव गुरु बृहस्पति के द्वारा दृष्ट हो गए। बुद्धि अच्छी हुई यहाँ से या बुद्धि खराब हुआ? हुई बुद्धि अच्छी हो गई, जी। परंतु वास्तविकता जी। कुछ और है। यहाँ पर देखा जाए इनके दृष्कान कुंडली के 10वें भाव में मंगल नीच के हैं,
कर्तव्य भी खराब हो गया। कर्तव्य क्या हो गया? खराब हो गया। खराब हो गया। कार्य इनके खराब हो गए एवं 12वां भाव जो होता है यह अच्छा नहीं माना जाता। अच्छा भी है एवं बुरा भी है और विलासी स्वभाव का भी होगा। जी अपने विलासी स्वभाव के कारण किसी हद तक भी जा सकता है, क्योंकि जी विलासी भाव में ही शुक्रदेव नीच के हैं और जी इनके ही 7वें भाव के स्वामी केंद्र में ही नीच के हो गए। यह स्वभाव के बारे में स्पष्ट हुआ या नहीं हुआ? हो गया गुरुजी। या इस प्रकार के गुण धर्म यहाँ से दिख रहे हैं लग्न कुंडली से? क्या यह वहां स्थितियां? वहां से तो नहीं दिख रहे हैं गुरुजी। परंतु वास्तविकता यहाँ पर क्या आ गया? लग्नेश स्वयं ही नीच का हो गया कुंडली के 12वें भाव में। यह खर्चा भी इनका छोटा भाई जो होगा, यह तो उदाहरण कुंडली है, छोटा भाई क्या हो जाएगा? 12वां भाव खर्चे का है तो अपने सुख साधनों पर अनावश्यक खर्च भी करेगा। रास्ता में उपयोग ज्यादा करेगा जी। 7वें भाव के स्वामी कर्म भाव में ही, आचरण भाव में ही नीच का हो गया। यह इनकी वास्तविकता हो गई, परंतु बाहर से दिखेंगे जल्दी नहीं कि यह इस प्रकार के हैं, इस स्वभाव के व्यक्ति हैं। यह जल्दी परख में नहीं आएगा। लग्न फिर कुंडली जो चादर में लिपटे होंगे। हाँ जी, जैसे कि अब जैसे जो शब्द कहले, यानी कि हर आदमी के दो रूप होते हैं और बहुत से आदमी के एक ही रूप होते हैं। बहुत से आदमी के एक ही रूप होते हैं, जैसा दिखता है वैसा ही उसकी वास्तविकता होती है। और बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं कि दिखते कुछ और हैं लेकिन उनका स्वभाव कुछ और होता है, जल्दी पहचान में नहीं आता ना। जी गुरुजी। तो इनके छोटे भाई जो खास छोटे होंगे, उनका स्वभाव बाहर से देखने में बड़े उदारवादी होंगे, सात्विक विचारधारा के होंगे। किसी दूसरे के लिए कोई बात अगर समस्या में होगा तो उसके समाधान के लिए सदैव तत्पर रहेंगे, ऐसा यह दिख रहा है। यहाँ पे विलासी स्वभाव कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि इससे 12वें भाव में बुधदेव हैं। कर्क राशि के हैं, ठीक है, कोई स्थिति उतनी खराब नहीं है। इनसे 7वें भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं, अच्छा है। तो जिसके 7वें भाव में देवगुरु बृहस्पति होता है वह थोड़ा आचरणशील होता है। आचरणशील होता है कि नहीं होता है? जी युवा अवस्था में आचरणशील होता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 7वें भाव में भी है और तो उनकी दृष्टि लग्न पर भी पड़ रही है यहाँ पर, इसलिए दिखने में आचरणशील के तो है। अब यहाँ पर देखा जाए, जो हमने अभी स्वभाव के बारे में कहा कि सूर्य स्वराशि के होने के कारण सात्विकता ऊपर से झलकती है, क्या वह वास्तविकता है? तो यहाँ पर देखा जाए, सूर्य देव 11वें भाव में है, स्वराशि के हैं, बलवान हैं, अपने ही दृष्टान में है। तो इच्छा भी अन्य कार्यों में जो लाभ की वाली इच्छा होगी, 11वां भाव लाभ भाव होता है, लाभ के लिए, आय के लिए जो मन में जो इच्छा होगी वह सकारात्मक कायदे का होगा। तो फलादेश में हम सबों को सभी वर्ग कुंडलियों का उपयोग करना चाहिए। लग्न कुंडली क्या है? यह बाहर से है, दिखता है, और वर्ग कुंडली उसी की आत्मा है। वर्ग कुंडली को आत्मा कुंडली भी कहा जाता है। जैसे नवमांश कुंडली को आत्मा कहा जाता है, तो दंपति जीवन के बारे में उसी प्रकार देशक्रांत कुंडली को कहा जाता है भाइयों के लिए। अब वर्ग कुंडलियां होती कितनी हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ी जानकारी कर ले।
या इतने विषय वस्तुओं के बीच में किसी व्यक्ति को अगर कोई मन में विचार हो या मन में शंका आ गया हो या कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। गुरुजी प्रणाम। आशीर्वाद। गुरुजी एक चीज पूछनी थी, तो अगर कोई फलादेश के लिए आता है तो हमें फिर दोनों देखनी पड़ती है, उसकी लग्न कुंडली और फिर उसका जो स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है, कोई विशेष प्रश्न, उसी के हिसाब के हमें नवमांश या D3 या D24 या इस तरह की कुंडली देखनी होती है। ये सही है गुरुजी मेरा सोचना? हाँ जी। अब इसके लिए हम सबों को यह जानना होगा, पुस्तक पढ़ने से पहले सरसरी तौर पे अगर हम लोग कुछ पहले सभी वर्ग कुंडलियों के बारे में पढ़ लेंगे, फिर पुस्तक पढ़ने में आसानी हो जाएगी या पुस्तक को समझने में आसानी हो जाएगा। तो अब हम लोग वर्ग कुंडलियों के बारे में सभी पुस्तकों में बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि वर्ग कुंडली वर्ग के माध्यम वर्ग कुंडलियों के सहारे के बिना या ग्रहों के वर्ग के बिना हम सभी फलादेश नहीं कर सकते। फलादेश हम लोगों का गड़बड़ हो सकता है, यह सभी पुस्तकों में बतलाया गया है। वर्ग कुंडलियां अनेक प्रकार की होती है। अगर कोई जातक प्रश्न करता है कि हमारा वर्तमान समय कैसा है, नहीं है, या किसी भी प्रकार का प्रश्न करता है, यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का प्रश्न करता है तो हम लोगों को लग्न कुंडली से उस प्रश्न से संबंधित भाव को अवश्य विचार करना चाहिए सबसे पहले, कि वह किस प्रकार की स्थितियां बन रही है, उस प्रकार से हम लोग सुझाव सलाह दे सकते हैं। साथ ही हम लोगों को उस प्रश्न से संबंधित जो वर्ग कुंडलियां बनती है, उस वर्ग कुंडलियों का भी अवलोकन अवश्य करना चाहिए कि वह संबंधित वर्ग कुंडलियां क्या कह रही है। दोनों का समायोजन कर फलादेश करने चाहिए। एक तो यह स्पष्ट हो गया। सभी वर्ग कुंडली हम लोग बनाना सीख सकते हैं, परंतु उसकी आवश्यकता नहीं है। आजकल सॉफ्टवेयर से जो कुंडलियां जनरेट करते हैं उसमें सभी वर्ग कुंडलियां बनी बनाई कुछ ही सेकेंडों में मिल जाती है। अभी हम लोगों ने जो चर्चा किया है, तो लग्न कुंडली से सामान्यतः जीवन की सभी चीजें हम लोग देखते हैं एवं वर्तमान में हमारा समय कैसा चल रहा है या चलने वाला है, हम लोग अपने लग्न कुंडली पर वर्तमान के ग्रहों के गोचर के अनुसार फलादेश कर जीवन के वर्तमान के समय में हम लोग जान सकते हैं। उसके बाद में जो आता है दूसरी कुंडली, उसे कहते हैं होरा कुंडली, जिसे D2 कुंडली भी कहा जाता है। D2 का मतलब हुआ डिविजनल चार्ट। दूसरा जिसे होरा कुंडली कहते हैं, होरा कुंडली से D2 कुंडली से हम लोग धन संपदा एवं वाणी, दूसरा भाव परिवार का भी होता है, दूसरा भाव परिवारजनों का, कुटुंबी जनों का होता है, धन का होता है, वाणी का होता है, भाषा का होता है। जैसी हमारी वाणी है वैसी हमारी भाषा है। तो इन चीजों का विस्तृत रूप से अध्ययन D2 कुंडली से करते हैं। यदि D3 कुंडली की बात की जाए तो कुंडली के तीसरे भाव से जिन जिन चीजों का विचार किया जाता है, जैसे छोटे भाई बहन का विचार, तीसरे भाव से हम अपने ताकत क्षमता का भी, साहस का भी देखने का प्रयास करते हैं D3 कुंडली से, ताकत, साहस, क्षमता। अब यहाँ पर जहां ताकत क्षमता की बात थी तो मंगल देव नीच के थे,
जब हमने यह देशक्रांत कुंडली बनाया था कुछ क्षण पहले, आप लोगों ने देखा था कि मंगल देव नीच के थे और 10वें भाव में ही थे। ताकत एवं पराक्रम के कारक जो मंगल देव होते हैं, तीसरे भाव के कारक भी होते हैं। अब हमें ध्यान आ रहा है कि इस कक्षा में किस भाव के कारक ग्रह कौन होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन नहीं किया और वर्ग कुंडली पर आ गए। तो सभी बातें सभी पुस्तकों में नहीं देखने को मिलती, या हो सकता है कि इस पुस्तक में आगे देखने को मिले, लेकिन हम लोग पूर्व में ही कल की ही कक्षा में हम लोग समझ लेंगे कि किस भाव के कारक ग्रह कौन से होते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग पुस्तक पढ़ेंगे। तो इस कुंडली के माध्यम से जो D3 कुंडली बनी थी उसमें मंगल देव 10वें भाव में नीच के थे। 10वें भाव में मंगल देव नीच के थे। इस कुंडली में 10वें भाव में ही मंगल देव नीच के थे। नीच के मंगल का हो जाना मतलब कि कुतर्क, बुरे कार्यों में ताकत लगाना, साहस दिखलाना, अच्छे कार्यों में नहीं। अगर मंगल नीच के हो जाते हैं शुभ हो, अगर मंगल ऊंच के होते हैं तो बुरे कार्यों में ताकत नहीं व्यक्ति लगाता, उससे परहेज करता है, उससे दूरियां बना के रखता है, अच्छे कार्यों में साहस लगाता है। और यदि मंगल नीच के हैं तो ठीक उसके विपरीत फल हो जाता है, तो गलत कार्यों में ताकत साहस लगाना, तो यह हो जाता है। तो D3 कुंडली से हम लोग साहस क्षमता भी देखते हैं। इसी प्रकार D4 कुंडली होता है जिसे चतुर्थांश कुंडली के नाम से जाना जाता है। यह कुंडली के चौथे भाव का विस्तृत रूप है। कुंडली के चौथे भाव से अचल संपत्ति का विचार किया जाता है, घर का विचार किया जाता है। तो हमारी अचल संपत्ति कैसी होगी, कितनी होगी, घर कैसा होगा इत्यादि का विस्तृत रूप से हम लोग D4 कुंडली से देखते हैं। इसके बाद में D7 कुंडली भी है जिसे सप्तमांश कुंडली कहा जाता है। यह सप्तमांश कुंडली कुंडली के पंचम भाव का विस्तृत रूप है। कुंडली के पंचम भाव से संतान भी देखते हैं, विद्या के बारे में भी देखते हैं एवं मंत्र शक्ति के बारे में भी देखते हैं। तो कुंडली के 5वें भाव के लिए 3 वर्ग कुंडलियां बनी हुई है, बतलाई गई है। तो D7 कुंडली केवल संतान के बारे में विचार किया जाता है, संतान एवं संतान के संतान यानी कि पोता पोती का विचार किया जाता है। हम पोता पोती का विचार लग्न कुंडली से भी कर सकते हैं, संतान का विचार पंचम भाव से, और पोता पोती का विचार हम लोग कुंडली के 9वें भाव से कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए विस्तृत जानकारी D7 कुंडली से। D9 कुंडली जो होता है जिसे नवमांश कुंडली कहा जाता है, यह कुंडली हमारे जीवन के भागीदार जो हमें पग पग पर साथ देकर आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनकी कुंडली, उनका भाव 7वां होता है। इसी का विस्तृत रूप से चर्चा नवम कुंडली के 9वां अंश से यानी कि नवमांश से। नवमांश कुंडली को धर्मांश भी कहते हैं, नवमांश कुंडली को धर्मांश कुंडली भी कहते हैं। इसे अनुपूरक कुंडली भी कहते हैं। हमारे पग पग पर साथ देने वाले दाम्पत्य जीवन यानी हमारे जीवन साथी होते हैं, तो उनके बारे में भी यानी कि वैवाहिक जीवन एवं जीवन साथी के बारे में भी देखते हैं। यहाँ आज आपको यह स्पष्ट हुआ होगा
कि नवमांश कुंडली से केवल हम अपने पत्नी का ही विचार नहीं करते हैं, और भी लोग हैं कि हमारे जीवन के भागीदार कौन है। जो व्यक्ति शादी नहीं करते, क्या उनके जीवन के भागीदार कोई भी पुरुष नहीं हो, कोई पुरुष या महिला नहीं होती, या कोई व्यक्ति होता ही नहीं क्या, या होता है? होता है जी। तो उनका विचार यदि करना हो तो D9 कुंडली, D10 कुंडली जो होता है, हालांकि 8वें भाव के लिए, 6ठे भाव के लिए भी वर्ग कुंडलियां हैं, लेकिन इन वर्ग कुंडलियों का विचार सभी पुस्तकों में नहीं दिया गया है। यदि आप लोग कहेंगे तो इस कक्षा में इसका भी इस्तेमाल होगा, या हमारी जो फलित की कक्षा चल रही है वहां पे सप्ताह में 2 दिन शुक्रवार एवं शनिवार को वर्ग कुंडली पर ही कक्षा होती है, नियमित रूप से 2 रोज फलादेश पर, 2 रोज वर्ग कुंडली के आधारित, और 2 रोज अन्य प्रकार की कक्षाएं होती है। तो D10 कुंडली, जिसे दशमांश कुंडली कहा जाता है, यह कुंडली के 10वें भाव का विस्तृत रूप है। यह क्या है? हमारा कार्य है, व्यवसाय है, नौकरी का भाव है, हमारे सम्मान का भाव है, सफलता का भाव है, पदोन्नति का भाव है, हमारा व्यवसायिक स्तर, नौकरी का स्तर कैसा होगा उसका भाव है। तो इसका विस्तृत रूप से हम D10 कुंडली से जानते हैं कि सफलता कितनी मिलेगी, नहीं मिलेगी। हाँ, एक बात आप लोग अवश्य समझ ले यहाँ पर, जैसा कि अभी हमें पूर्व में नहीं कहा है, अभी यहाँ पर D10 से क्या क्या समझेंगे गुरुजी? हाँ जी, D10 से क्या क्या समझेंगे? हाँ, पुनरावृत्ति हम कर रहे हैं। D10 से यह 10वां भाव का विस्तृत कुंडली है। इस कुंडली से हम लोग अपने नौकरी के जीवन, व्यवसायिक जीवन, कार्य क्षेत्र के जीवन के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। साथ ही हमारा सम्मान कैसा होगा, सफलता हमें किस प्रकार मिलेगी, नहीं मिलेगी, उन्नति, हम पदोन्नति करेंगे, नहीं करेंगे, या नीचे जाएंगे। पदोन्नति मतलब ये नहीं कि केवल नौकरी में ही पदोन्नति होती है, कर्मकांड करने व्यापार वाले। वगैरह का भी देखेंगे? हाँ जी, व्यापार का भी देखेंगे इसमें, व्यापार हाँ जी, व्यापारिक जीवन, व्यापार भी देखेंगे, कार्य क्षेत्र से संबंधित सभी विषय वस्तु हम यहाँ से देखेंगे। जितने, अब कर्मकांड का कार्य किसी का किस प्रकार का चलेगा, अब कर्मकांड में एकाएक जो है प्रगति होता चला जाएगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती चली जाएगी, तो कर्मकांड क्षेत्र में आपका पदोन्नति हुआ। पदोन्नति जी केवल नौकरी में नहीं होती, हर क्षेत्र में जी जी होता है। या पद से अवनति, यानी कि पहले हमारा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, कर्मकांड के लिए काम भी मिल रहे थे, पूजा पाठ भी हो रहा था, आय काफी थे, आजकल थोड़ा गड़बड़ हो गया। कुंडली का 10वां भाव एवं D10, क्योंकि वह भी तो आपका कार्य ही है ना, वह भी तो आपका आय का कार्य वही है ना। आपका स्तर कैसा होगा, व्यवसायिक स्तर कहिए, या नौकरी का स्तर कहिए, या कार्य क्षेत्र का स्तर कैसा होगा, वह D10 कुंडली से विस्तृत रूप से हम लोग देख सकते हैं। उसी प्रकार D12 कुंडली, D12 कुंडली जो होता है, इसे द्वादशांश कुंडली कहा जाता है। यह जो है हमारे माता पिता, हमारे खानदान से संबंधित है कि हमारे माता पिता कैसे होंगे, हमारा खानदान कैसा होगा। यदि माता पिता के बारे में अगर कोई प्रश्न करता है तो हमें D12 कुंडली देखनी चाहिए लग्न कुंडली के अलावे। लग्न कुंडली में पिता के लिए 9वां एवं 10वां भाव देखा जाता है, माता के लिए 4था भाव देखा जाता है। हम लोगों ने D4 कुंडली की जो चर्चा किया था, D4 कुंडली से हाँ, माता का विचार नहीं किया जाता, हालांकि 4थे भाव से माता एवं अचल संपत्ति का भी विचार किया जाता है, लोकप्रियता का भी विचार किया जाता है। तो यदि अचल संपत्ति की बात की जाए, सुख की बात की जाए, तो D4 कुंडली एवं माता का विचार यदि करना हो तो D12 कुंडली।
अब इसके बाद में, हाँ जी बोलिए। मैंने चौथा भाव माता के विचार D12 से, पिताजी का पिता का भी 12 से। प्रश्न क्या था? जी। अब D12 कुंडली में माता का विचार किस भाव से या पिता का विचार किस भाव से, अलग अलग बातें किस हैं। भाव का ये विस्तृत कुंडली है गुरुजी? वो D12 दशांश कुंडली माता पिता, जहां पर माता पिता की बात आ गई तो माता का भाव जिन चीजों से विचार किया जाता है, केवल माता के लिए ना वह विस्तृत कुंडली हो गया, एवं अचल संपत्ति के लिए विस्तृत कुंडली आपको D4 कुंडली हो। उसी प्रकार खुड़सांस कुंडली जो है वह खुशी के लिए देखा जाता है कि जीवन में किस प्रकार की खुशी वाले क्षण आएंगे या दुखी वाले क्षण आएंगे, या चल संपत्ति के बारे में भी D16 कुंडली से देखा जाता है। यदि पंचम भाव से विद्या या एवं बुद्धिमत्ता के लिए विचार किया जाए तो D24 कुंडली, जिसे चतुर्विशांश कुंडली कहा जाता है, यह ज्ञान प्राप्त करना, किस प्रकार का ज्ञान होगा, शिक्षा क्षेत्र में किस प्रकार से सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, उसके लिए D24 कुंडली देखना चाहिए। एवं लग्न कुंडली के 5वां भाव जो बुद्धिमत्ता का भाव होता है उसे भी देखना चाहिए। और भी अन्य भाव देखे जाते हैं कि पढ़ाई में मन लगना कुंडली का 4था भाव, उच्च शिक्षा के लिए 9वां एवं 8वां एवं 9वां भाव। एक बात मैं यहां पर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर विद्या की ही बात आ जाए, आज शाम में फलित की कक्षा में विद्या संबंधित ही हम कुंडली अभी तक शेयर नहीं किए हैं, समूह में कर देंगे। आज रात्रि में विद्या के क्षेत्र से ही संबंधित कुंडली पर फलादेश होगा, सामूहिक रूप से अभ्यास किया जाएगा, सभी विद्वानगण अपने अपने विचार देंगे। तो वहां पर D24 कुंडली भी दर्शाई जाएगी, लग्न कुंडली भी दर्शाया जाएगा। एवं जब विद्या से क्षेत्र से संबंधित है, सफलता से संबंधित है तो D4 कुंडली का सहारा लेकर हम लोग फलादेश करेंगे तो सीखने का प्रयास। तो विद्या में सफलता के लिए, उसके बाद में शारीरिक बल क्षमता के लिए D27 देखा जाता है। इसी प्रकार अन्य कुंडलियां भी है अरिष्टों के लिए। वैसे सामान्यतः अरिष्ट के लिए हम लोग कुंडली का 8वां भाव देखते हैं, तो अरिष्ट के लिए विशेष रूप से कुंडली है जिसे त्रिशांश कुंडली कहा जाता है। पंचम भाव से हम लोग मंत्र शक्ति का कि मंत्र कैसा विचार करते हैं, तो उसके लिए विस्तृत रूप से D5 कुंडली है। कुंडली के 6ठे भाव से बीमारी, ऋण इत्यादि देखते हैं, तो इसके लिए विस्तृत कुंडली D6 है। हम लोग आयु एवं दुर्घटना के लिए कुंडली का 8वां भाव देखते हैं, तो इसके लिए विस्तृत वर्ग कुंडली D8 है। अंत में सबसे मुख्य बात, वर्ग कुंडलियों का उपयोग क्यों करें, इस पर मैं अपने गुरुजनों से, अपने बाबा से, अपने गुरुजनों से जो बातें मैंने सुनी, सीखी और हमारे स्मरण में है, वह हम अपने जीवन का अनमोल सत्य जो पग पग पर हमें साथ देते हैं, आज इस स्थिति में हम हैं तो उन्हीं लोगों के मार्गदर्शन से सुने हुए या सुझाए गए बातों पर अमल करते हैं, तो हमें यह है। उनका कहना है, हमारे गुरुजनों का, हमारे प्रेरणा के स्रोत जो की हैं, उनका कहना है कि जो लग्न कुंडली से जो हम फलादेश करते हैं, यह दिखता है, यह फलादेश
दिखता है कि ऐसा होने वाला है, परंतु उसमें वास्तविकता नहीं होती। वास्तविकता संबंधित वर्ग कुंडली का फलादेश करें। यदि संबंधित वर्ग कुंडली में वैसी स्थिति दिखती है तो वह वास्तविकता है। वर्ग कुंडली वास्तविकता हो गई और यह दिखावेगा। तो यदि लग्न कुंडली में भी शिक्षा के योग बन रहे हैं एवं D24 कुंडली में भी शिक्षा के योग बन रहे हैं तो व्यक्ति काफी विद्वान होगा। परंतु यदि लग्न कुंडली में शिक्षा के योग न बन रहे हैं और D24 कुंडली में शिक्षा के काफी योग बन रहे हैं तो व्यक्ति दिखेगा नहीं कि विद्वान है, परंतु वास्तविक रूप से वह व्यक्ति विद्वान होगा। लेकिन यदि D24 कुंडली में विद्या की स्थिति अच्छी नहीं है और लग्न कुंडली में विद्या की स्थिति अच्छी है तो व्यक्ति दिखेगा कि विद्वान है, परंतु वास्तविकता क्या होगी कि वह विद्वान नहीं होगा। इसी प्रकार से इस नियम को आप लोग समझ सकते हैं सभी वर्ग कुंडलियों पर। और साथ में यह भी समझ लें कि जो ग्रह अधिकांशतः वर्ग कुंडलियों में अपने स्वराशि का, अपने मित्र राशि का, अपने उच्च राशि का होता है, वह ग्रह उतना ही अधिक शुभ फल देने वाला होता है। जो ग्रह जितने अधिक वर्ग कुंडलियों में अपने शत्रु राशि में, अपने नीच राशि में होते हैं, वे ग्रह उतने ही कमजोर या खराब फल प्रदाता होते हैं। वर्ग कुंडलियों के या लग्न कुंडली के छठे, आठवें, 12वें भाव के स्वामी बुरे फलदाता होते हैं। वर्ग कुंडलियों में भी छठे, आठवें, 12वें भाव में बैठे हुए ग्रह बुरे फल देते हैं, परंतु दोनों में अंतर है। लग्न कुंडली में बैठे हुए ग्रह, छठे, आठवें, 12वें भाव में बैठे हुए ग्रह यह जीवन के सभी क्षेत्रों में कुछ ना कुछ नुकसान देते हैं, परंतु वर्ग कुंडली के छठे भाव, आठवें भाव या 12वें भाव में बैठे हुए ग्रह केवल जीवन के उसी क्षेत्र से संबंधित समस्याएं देते हैं। उदाहरण स्वरूप देवगुरु बृहस्पति अगर नवमांश कुंडली के छठे, आठवें या 12वें भाव में बैठ जाते हैं तो वैवाहिक जीवन या जीवन के भागीदार से संबंधित क्षेत्र में देवगुरु बृहस्पति की दशाओं में बुरे फल देखने को मिलेगा। अगर वहीं देवगुरु बृहस्पति दशमांश कुंडली में किसी अच्छे भाव में है, तो शुभ स्थिति में है, तो देवगुरु बृहस्पति की दशाओं में कार्य में उन्नति होगी, कार्य में सफलता देखने को मिलेगा और उन्हीं की दशाओं में दाम्पत्य जीवन में समस्याएं, यानी कि कार्य में उधर एक ही व्यक्ति है, कार्य में उन्नति भी हो रहा है एवं दाम्पत्य जीवन में समस्याएं भी आ रही है। वह क्या है? तो इसके लिए वह वर्ग कुंडली है कि वर्ग कुंडली में जो ग्रह जिस वर्ग कुंडली में जिस स्थिति के आधार पर है वही है। आप लोग भी देखते होंगे कि एक ग्रह की ही दशा है तो आपके जीवन के सभी कार्य बुरे नहीं हैं। कोई कार्य अच्छे ढंग से चल पड़े तो किसी कार्यों में समस्याएं आ गई। ऐसा होता है कि नहीं होता है? जी गुरुजी, बिल्कुल। तो आशा करते हैं कि आज की यह सरसरी तौर पे हम लोगों ने वर्ग कुंडली किया है, इसका फलादेश में उपयोग कैसे करें यह हम लोगों ने सीखने का प्रयास किया। कल से हम लोग फल दीपिका पुस्तक पढ़ेंगे। वह कितने दिन हम आप लोगों को पुनः एक बार बतला दे रहे हैं कि रूटीन हम लोगों का क्या है और इस रूटीन पर हम सभी नियमित रूप से अमल करने का प्रयास भी करेंगे। आप लोग उस समूह में हमने जो क्लास के लिए लिंक जो शेयर किया है उसमें यह लिखा हुआ है कि प्रत्येक सोमवार को शंका समाधान की कक्षा
जो शंका समाधान की कक्षा होगी, आप लोग पूरे 1 सप्ताह पढ़ें, खूब बढ़िया से पढ़ें। रविवार के दिन आप लोग अवलोकन पूर्व की कक्षाओं का करें कि हमने क्या पढ़ा। यदि जो बातें समझ में नहीं आई हो तो उसको नोट करते चलें एवं रविवार के दिन समूह में शेयर करें। उस विषय वस्तु पर आधारित कक्षा होगी। या जितने प्रश्न आप लोगों के होंगे उसी पर आधारित क्लास होगी और हम लोग एक दूसरे प्रकार से कुंडली फलादेश यहाँ पर करेंगे। जितने भी प्रश्न होंगे, 5-7 प्रश्न होंगे, उन्हीं प्रश्नों को आधार मानकर हम कुंडली में कैसे देखें वह होगा। यानी कि इसको भी अभ्यास कक्षा के तौर से ही आप लोग समझें। मंगलवार, बुधवार एवं गुरुवार को फल दीपिका पुस्तक का विधिवत अध्ययन होगा, एक एक शब्दों को पढ़ करके। शुक्रवार एवं शनिवार को पढ़े गए विषय वस्तुओं पर हम लोग पुनरावृत्ति करेंगे कुंडली के माध्यम से, एवं साप्ताहिक छुट्टी रविवार को होगा। आप सभी सदस्य के मन में यदि कोई विचार हो समूह में लिख सकते हैं।